जब इस दुनिया में बाकी देशों को कपड़े पहनना तक नहीं आता था, तब हमारे भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी महाविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटीज चला करती थी। साल 1193 बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी में हमला करके उसे खत्म कर दिया था और वहाँ की लाइब्रेरीज को जला दिया था। तब लाइब्रेरी को सिर्फ जलने के लिए 4 से 5 महीने लगे थे। तो आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी होगी। माना जाता है कि उन किताबों में ऐसी ऐसी चीजों का ज्ञान था कि आज के साइंटिस्ट कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दुनिया में लोग जंगलों में भटक रहे थे और उनका ब्रेन डेवलप हो रहा था, तब हमारे भारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता जैसा महाज्ञान दिया था। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि भारत में तो कुछ नहीं था और अंग्रेजों के आने के बाद भारत में डेवलपमेंट शुरू हुआ। आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज भी अगर नासा को किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करना होता है तो वो पहले भारतीय कैलेंडर और पंचांग को स्टडी करते हैं और फिर बाद में आगे का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि समय के अनुसार ग्रहों की गति और दशा के बारे में सिर्फ विक्रम संवत का कैलेंडर ही बता सकता है। जनवरी फरवरी वाले कैलेंडर से ये सब पता नहीं चलता। हमारे ऋषि मुनियों ने काफी सोच समझकर साइंस को ध्यान में रखकर इस कैलेंडर का निर्माण किया था। क्या आप जानते हैं कि जब टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज हुई तो वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अगर नहीं जानते तो आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हैं। लेकिन ये चीज, बल्कि मैं तो कहूंगा कि इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी महाभारत के टाइम पे रह चुकी है। आपको पता होगा कि गांधारी के 100 पुत्र थे, लेकिन एक स्त्री के लिए अपने जीवन काल में 100 पुत्रों को जन्म देना असंभव है। महाभारत के अनुसार गांधारी ने एक पिंड को जन्म दिया था और उसके महर्षि व्यास, जो कि महाभारत के रचयिता भी है, उनके द्वारा 100 टुकड़े किए गए और उन 100 टुकड़ों को 100 मटकों में रखा गया। उन 100 मटकों में महर्षि व्यास ने कोई द्रावण या फिर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ था और कुछ टाइम बाद उन 100 मटकों में से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। ये चीज आज के साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में ऐसी टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिले। आज दुनिया भर में डिफरेंट टाइप की सर्जरीज हो रही है। क्या आप जानते हैं कि सर्जरीज का इन्वेंशन भी भारत में ही हुआ था? महर्षि सुश्रुत एक बार युद्ध खत्म होने के बाद युद्ध के मैदान में गए और कुछ सैनिकों को घायल अवस्था में पाया और तय कर लिया कि वो उन सबका इलाज करके ही रहेंगे। तब उन्होंने पहली बार सर्जरी की शुरुआत की। उन्होंने आंखों की सर्जरी, वेपन से बॉडी में लगे घाव को ठीक करना, चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी जैसी 300 से भी ज्यादा टेक्निक्स को इन्वेंट किया था। ये सब टेक्निक्स को सुश्रुत संहिता नाम की एक किताब में उन्हीं के द्वारा लिखा गया है, जो आज के आयुर्वेदिक और एलोपैथी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। आइए बात करते हैं नीम के दातुन के ऊपर। नीम का दातुन भारत के लोगों द्वारा बरसों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर होकर कुछ सालों से यहाँ पर भी पेस्ट का इस्तेमाल शुरू हो गया है। फिर एड में भी दिखाने लगे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फिर लोग मार्केट में जाने लगे उसको लेने। बाद में नया ऐड दिखाया, आपके टूथपेस्ट में नमक के साथ नींबू है? वापस लोग नया लेने के लिए मार्केट जाने लगे। और फिर थोड़े टाइम पहले एक और नया ऐड आया कि क्या आपके टूथपेस्ट में नीम है? अबे तो हम भारत में इतने सालों से क्या यूज कर रहे थे? सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। ये बात सब जानते हैं कि महाभारत में काफी सारे महाभयानक अस्त्रों का वर्णन आता है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, वरुण अस्त्र वगैरह वगैरह। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब के नाम से प्रचलित रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने 16 जुलाई 1945 के अपने एक वेपन टेस्ट के बाद भगवत गीता में लिखी गई सेम लाइन को दोहराते हुए कहा था कि आई हैव अनलीश्ड द पावर ऑफ यूनिवर्स, नाउ आई हैव बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सबसे पहला न्यूक्लियर डिनोटेशन टेस्ट होने वाला है, तब उनका आंसर था कि हाँ, हम इस टाइम में ये सबसे पहला कह सकते हैं। उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनका डायरेक्ट इशारा पुराने इंडिया के महाभारत के टाइम पर था। और तो और विमानों के बारे में भी महर्षि भारद्वाज अपने विमान शास्त्र में बता चुके हैं। ऐसी और चीजें जैसे साइंस पहले कहता था कि देयर आर 3 डायमेंशंस, उसके बाद आइंस्टाइन ने कहा कि नो, देयर आर 4 डायमेंशंस, टाइम भी एक डायमेंशन है। और आज का मॉडर्न साइंस 11 to 15 डायमेंशंस है ऐसा मानता है, लेकिन महाभारत के अंदर लिखा हुआ है कि देयर आर 64 डायमेंशंस, जो कि मेन 8 डायमेंशंस टाइम, ग्रेविटी, एनर्जी, स्पीड, फील्ड, टेम्परेचर, मास और डेंसिटी, इन सब की सब डायमेंशंस है, जो कि 64 होती है। आपको पता होगा कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिए थे,
अगर नहीं पता तो ऊपर आई बटन में कहीं पर आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बाय द वे, उस वीडियो को इतना ज्यादा पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूटन के कई सालों पहले भास्कराचार्य द्वारा लिखे गए पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन वो सब संस्कृत में बताया गया है। सबको लगता है कि पृथ्वी गोल है, ये बात ग्रीक साइंटिस्ट के द्वारा बताई गई, लेकिन ये बात भी भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि में लिखी गई है। आप स्क्रीन पर उस किताब का एक श्लोक देख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी एक गोला है, और अगर आप किसी भी गोले के सरफेस का 1/100वां हिस्सा देखेंगे तो वो फ्लैट दिखेगा। वैसे ही पृथ्वी की सरफेस हमें फ्लैट दिखती है, क्योंकि पृथ्वी वैसा ही एक महाकाय गोला है। ऐसी और भी काफी सारी चीजें भारत में पहले से ही डिस्कवर हो चुकी है और प्राचीन पुस्तकों में लिखी गई थी, लेकिन इतनी विदेशी प्रजाओं ने भारत पर आक्रमण किया कि उस एरा में काफी सारी किताबों को खत्म कर दिया गया और बहुत सारी किताबों में काफी सारे इनलॉजिकल चेंज किए गए। आज भी जो हमारे पास किताबें बची है उनमें काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं, इसलिए हमें कुछ बातें इलॉजिकल लगती है। लेकिन भारतीय पौराणिक पुस्तकों में हमेशा साइंटिफिक और लॉजिकल बातों का ही वर्णन किया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सभी लोगों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।